भाई साहब नमस्कार। नमस्ते पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत नमस्ते आपको, सभी बहन भाइयों को जो आज ज्वाइन किए। प्रतिभा जी हैं, महावीर भाई साहब हैं, रवि जी हैं, प्रणाम सर। गरिमा जी हैं, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्ते। 1 मिनट लेट हो गया। अब अपने 10 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं, जैसे हमेशा बैठते हैं। बस श्वासों को देखना है, महसूस करना है, भी आ रहे हैं जा रहे हैं। नाक के दोनों जो द्वार हैं हमारे, इसके साथ ही आपने अपना फोकस रखना है, आंख बंद करके। और जब 10 मिनट पूरे हो जाएं आपके हिसाब से, तो फिर आप दोनों हाथ रगड़ के आंखें लगा के शुक्रगुजार के साथ में खोल लेना। चश्मा वगैरह तो उतार लीजिए और अब आप स्टार्ट करिए प्लीज़।
सभी जने अपने दोनों हाथों से रगड़ते हुए आंखों पे लगा के आंखें खोल सकते हैं। आवाज आ रही है सबको? सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं, लाइव हो सकते हैं। इंतजार है। ध्यान में ज्यादा डूब गए तो पुरुषोत्तम जी? छाया जी, रवि जी, सोनिया जी, महावीर भाई साहब, ध्यान में डूब गए आप लोग? नहीं, आपने आज ज्यादा लंबा ध्यान किया। हाँ, अब आप देख लीजिए, परिणाम आपके सामने है। रोज का आधा घंटा 1 घंटा अगर निकालते हैं इस तरह से, तो जो स्थिति बनती है, ये एक प्रकार का लाइफ चेंजिंग वाली है। दिन भर की क्रियाकलाप में कितनी शालीनता, कितनी सरलता, कितनी शांति की डोज मिल गई। अब आप 24 घंटे के लिए या ज़्यादा समय के लिए तैयार हो गए हैं संसार में व्यवहार करने के लिए, एकाग्रता से भरपूर। सोनिया जी, छाया जी, तो लाइव हो जाओ ना, पता लग जाएगा। अभी सभी ध्यान में बैठे हैं अभी, या सबका स्वागत है पुनः बार बार। और रवि भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि आज का टॉपिक पढ़ें जो है, फिर उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जी जी भाई साहब जी। आप कंफर्टेबल है ना? मैं भाई साहब बिल्कुल कंफर्टेबल। ठीक है, आपका स्वागत है, करिए ताकि फिर हम आगे चलें। जी अपनी आंखें बंद कर लेंगे बस सब लोग, और म्यूट कर लेंगे। भाई साहब आप देखिए, मन और ग्रह नक्षत्रीय अनुभव, गतांक से आगे बहुत इंटरेस्टिंग विषय मन और ग्रह नक्षत्रीय अनुभव के संदर्भ में सभी दिखाई देने वाली स्थूल वस्तुओं, वनस्पतियों के साथ साथ संपूर्ण योनियों पर अप्रत्यक्ष नक्षत्रीय प्रभाव ग्रहों के माध्यम से अवश्य पड़ता रहता है और कमजोर मानसिकता पर प्रतिक्रिया स्वरूप ज्यादा पड़ता है। आकर्षण के नियमानुसार किया गया चिंतन इसका एकमात्र बीज है, जो सकारात्मकता से लेकर नकारात्मकता के वातावरण का चित्रण है। ये हमने कल पिछले संडे को पढ़ा था, क्या वही है या उससे आगे क्या है? जी जी। चूंकि सबसे तीव्र मूवमेंट करने के कारण चंद्रमा ग्रह से मन की स्थिति को समझा जाता है, और सबसे धीरे चलने वाले शनि ग्रह लंबी अवधि तक प्रभाव का परिचायक है। मुख्यतः 7 ग्रहों और 2 छाया ग्रहों के मुख्य प्रभाव के अतिरिक्त 3 ग्रह यानी प्लूटो, वरुण और नेपच्यून बहुत ही धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करने के कारण साधारणतः प्रायोगिक भाषा में नहीं आते, जबकि उनका भी किसी न किसी रूप में पृथ्वीवासियों पर प्रभाव अवश्य पड़ता ही है। जैसा कि घूमती पृथ्वी के एक छोर को राहु तो दूसरे छोर को केतु नामित है।
परंतु दिखाई नहीं देते, वरन उनकी ऊर्जा तरंगे वायुमंडल में सर्वाधिक हैं। और इस वक्त संसार में राहु का सबसे ज्यादा बोलबाला है, जो महानतम कार्यों का प्रतिनिधि होने के साथ साथ भरपूर साहस के साथ प्रतिकार करने की अदम्य क्षमता देता है, जिसमें एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और दूसरी तरफ असामाजिक गतिविधियों का सिरमौर का रोल अदा करता है। जबकि केतु एक तरफ प्रत्येक कार्य अथवा संबंध कारकत्व को हमेशा के लिए समाप्त करने का यानी वाइंड अप करने का कारक है, तो दूसरी तरफ आध्यात्म की बुलंदियों को भी सुशोभित करता है। राजनीति में राहु दाम दंड भेद को अपनाकर उच्च सिंहासन पर ले जाने का पर्याय है, परंतु यह स्थिरता नहीं देता। जबकि केतु शुभता लिए कीर्ति के झंडे के रूप में स्थापित है और आध्यात्मिकता के मार्ग में उपराम को दर्शाता है। मेरे अनुभव से जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, निसंदेह उनके होरोस्कोप में मन रूपी चंद्रमा धीमे शनि अथवा बलात् अधिकारित राहु से अथवा संसार से उपराम के कारक केतु से अथवा धार्मिकता में लिप्त प्राय सूर्य ग्रह से युक्त या दृष्टि संबंध या नक्षत्रीय संबंध अवश्य होगा ही होगा। अन्यथा सांसारिकता में ही अपने मन को विचरते रहते हैं। अन्यथा सांसारिकता में ही अपने मन को विचरते रहते हैं। अनुभव के तौर पर सौर मंडल में सिरमौर ग्रह सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक उसकी निर्बाध रोशनी और ऊर्जा से सूर्य के संपूर्ण प्राणियों भली भांति परिचित हैं। संपूर्ण प्राणी जगत भली भांति परिचित है। उसी तरह चंद्रमा ग्रह की शीतलता और रात्रिकालीन प्रकाश का लाभ सभी वनस्पतियों के साथ साथ संपूर्णता में सभी प्राणी लाभान्वित होते हैं। इसी क्रम में शनि ग्रह के नाम से अधिकांशतः मानव जाति भय युक्त हो जाती है और शनि मंदिरों में अपनी हाजिरी देते हैं, और छाया ग्रह यानी राहु केतु के नाम चर्चित रहते हैं, जो काल सर्प दोष से जाने जाते हैं तथा जिसमें मंगल से मांगलिक दोष से सभी परिचित हैं। शेष सौम्य ग्रह बुध बृहस्पति शुक्र हैं, जो शुभता लिए क्षण प्रति क्षण अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए समर्थ हैं। अधिकांश लोग ग्रहों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीवन चक्र में कभी न कभी अपने अथवा पारिवारिक सदस्यों के लिए किसी विद्वान से संपर्क अवश्य करते हैं ताकि जीवन सुचारू हो सके। इनमें सबसे बड़ा सबूत ये है कि शायद ही कोई विरला इंसान होगा जो इंसान पैदा होकर इंसानियत से जीवन यापन करता होगा, अन्यथा सभी किसी न किसी धार्मिक बैनर तले अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो कुछ जागृत हो जाते हैं वो समाज से अलग अपनी नई राह बनाते हुए दूसरों के लिए मार्गदर्शक का रोल अदा करते हैं। शरीर छोड़ने पर जनता उनकी कई बातों का संकलन कर सुबह शाम विभिन्न प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करने का आडंबर युक्त जीवन की बुनियाद रखते हैं। विषय के विस्तार में हमारे दैनिक कार्यकलापों में ग्रहों का हर पल प्रभाव मौजूद है। जैसे खान पान में, भवन निर्माण में, सभी वस्तुओं में, सोने से लेकर जागने तक प्रयुक्त क्रियाओं में सभी ग्रहों का सिलसिलेवार योगदान रहता है।
जैसे बिस्तर शुक्र से, पलंग अथवा चारपाई केतु से, भोजन मंगल से, भोजन में भी हल्दी बृहस्पति से, मिर्च मंगल से, मसाले राहु से, नमक और तेल शनि से। अनाजों की बात करें, अनाजों में गेहूं सूर्य से, बाजरा बुध से, मूंग बुध से, चावल चंद्र से, मक्का बृहस्पति से, ज्वार राहु से। अब सब्जियों की बात करें, सभी हरी सब्जियां बुध अथवा राहु से, मंगल से सुशोभित हैं। सभी हरी सब्जियां बुध अथवा राहु अथवा मंगल से सुशोभित हैं। फलों में सभी रसदार फल चंद्रमा के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों के संयुक्त नामवली से होते हैं। हमारे दैनिक कार्यकलापों में ग्रहों का हर पल प्रभाव मौजूद है। जैसे खान पान में, भवन निर्माण में, सभी वस्तुओं में, सोने से लेकर जागने तक प्रयुक्त क्रियाओं में सभी ग्रहों का सिलसिलेवार योगदान रहता है। उन्हें जैसे बिस्तर शुक्र से, पलंग अथवा चारपाई केतु से, भोजन मंगल से, भोजन में हल्दी बृहस्पति से, मिर्च मंगल से, मसाले राहु से, नमक और तेल शनि से, गेहूं सूर्य से, बाजरा बुध से, मूंग बुध से, चावल चंद्र से, मक्का बृहस्पति से, ज्वार राहु से। सभी हरी सब्जियां बुध अथवा राहु अथवा मंगल से सुशोभित हैं। फलों में सभी रसदार फल चंद्रमा के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों के संयुक्त नामवली में होते हैं। रंगों में भी अपना अपना वर्चस्व है। जैसे सफेद रंग चंद्र से, पर्ल क्रीम शुक्र से, लाल मंगल से, हरा बुध से, पीला बृहस्पति से, नीला शनि से, भूरा काला राहु से, ग्रे रंग केतु से सुशोभित होता है। इसी तरह मानवीय स्वभाव में जल्दबाजी मंगल से, धीरे और ढीले ढीले होना शनि से, अहंकार की पोटली युक्त सूर्य से, विनम्र होना शुक्र बुध गुरु चंद्र से, चालाकी राहु से, त्याग केतु से समझा जा सकता है। सभी रस चंद्र से, शुक्र और नमी शनि से, मीठा बृहस्पति से, कड़वा और कसैला राहु से, नमकीन सूर्य से, कड़क मीठा मंगल से, खट्टा शुक्र से, बेस्वाद केतु से, मिक्सचर बुध से, इत्यादि इत्यादि। ऐसी कोई वस्तु, पदार्थ, प्राणी, वनस्पति नहीं है जो किसी न किसी ग्रह अथवा संयुक्त ग्रहीय प्रभाव में ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। और ये कुछ नामकरण किए गए हैं, ये अनुभव के आधार पर होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, किसी का कोई अनुभव दूसरा हो। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जब हम ज्ञान आ जाता है इस चीज़ का कि ग्रहों के द्वारा हम संचालित हो रहे हैं और ये ग्रह हमारे शरीर पर लागू हो रहे हैं, मन के ऊपर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, आत्मा सूर्य को इग्नोर करती है, शरीर मंगल का माना जाता है, जिसमें हड्डियां होती हैं वो सूर्य ग्रह की होती हैं। मांस मज्जा जो है, इसके अंदर मांस और मज्जा दोनों को देखें तो ये मंगल से शोभित होता है, और जो इसमें ब्लड डोनेट हो रहा है वो भी मंगल है, परंतु जो ब्लड की स्पीड है, उसकी जो तरलता है, वो चंद्र से होती है।
हार्ट हमारा जो है अब ये सूर्य से डिनोट होता है। किडनी वगैरह है, लीवर बृहस्पति से होता है। किडनी है ये शुक्र से चली जाती है। आगे प्राइवेट पार्ट है वो भी शुक्र से है। जॉइंट्स हैं, लेग्स हैं, ये शनि से है। सिर हमारा सूर्य से है। आंखें की जो रोशनी है वो सूर्य से है और सिर हमारा मंगल ग्रह है। मुख जो है वो बुध ग्रह का है। दांत अंदर जो है वो शनि के हैं। कान नाक बृहस्पति का है। गर्दन जो है ये बुध ग्रह की है। ग्लैंड्स हैं इनके भी पूरा वर्गीकरण किया हुआ है। अब ये सब चीज़ें डिटेल में बताने के पीछे पर्पज ये निकलता है कि ऐसा कुछ भी शरीर में पार्ट नहीं है जो कि किसी न किसी ग्रह के अधिकार क्षेत्र में ना आता हो। और हमें ये जानकर के हैरानी होएगी कि जो कुछ भी हम खाते हैं, हमें पूरा ज्ञान अगर है तो अच्छी बात। उसमें जब असंतुलन हो जाता है खाने पीने में, तो जो असंतुलन होता है वो इन ग्रहों को भी वैसे ही प्रभावित करता है शरीर में। जैसे 7 चक्कर हैं, हर चक्कर का नॉमिनेशन किया हुआ भी एक किस ग्रह से जुड़ा हुआ। जैसे राहु सबसे नीचे है, केतु सबसे ऊपर है। बीच के जो 5 चक्कर हैं उनके अंदर मंगल ग्रह फिर है, बृहस्पति है, फिर सूर्य है, ऐसे करके इनका रोल है। तो शनि ग्रह जैसे यहाँ पे आगे चक्कर पे आ गया, केतु यहाँ चला गया, हार्ट पे सूर्य ग्रह आ गया। तो जब हम इनको देखते हैं तो अगर इस चीज़ को समझ लें तो इनके समकक्ष होकर अपना जीवन जिए तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा, शरीर ठीक रहने लग जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक जब शरीर में जाते हैं तो असंतुलन पैदा करते हैं। इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने के स्वभावगत जगह जगह जाके अपने मानसिक स्तर के इलाज तो नहीं करा पाते, शरीर का इलाज कराते रहते हैं। तो अधूरा होता है, फिर उसकी लाइफ होती है टेम्परेरी होता है। मन का अगर इलाज करा लिया जाए तो मन के लिए तो फिर अध्यात्म के अंदर ध्यान साधना से ही संभव है कि हमेशा के लिए मन इतना सुमन बन जाएगा कि बाहर की चीज़ों से या देखा देखी प्रभावित ही नहीं होगा ज़्यादा। तो उस स्थिति में बैलेंस स्वतः बन जाएगा। अब पानी चंद्रमा का डेनोशन में आता है तो पानी पीना कितना है, क्योंकि हमारी बॉडी में 72% वाटर है। 4% जो है आकाश अग्नि तत्व है। 6% आकाश तत्व है। 12% पृथ्वी तत्व है हमारा और 6% वायु है। टोटल मिला के 100% हो जाता है। अब ये बैलेंस बॉडी में सारा है। आकाश तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है। अब इन तत्वों का अगर हमें पता लग जाए तो तत्व वेत्ता बन सकते हैं, तत्व ज्ञानी हो सकते हैं। यहाँ से भी बैलेंस बन सकता है। भोजन के अंदर भी हम क्या खा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि भोजन खराब इसलिए हो जाता है तो बासा हो जाता है, बासा फिर शनि ग्रह बन जाता है। फ्रेश भोजन है तो जो आपका भोजन मंगल से सुशोभित होता है, खराब होने पे तो फिर राहु भी इन्वॉल्व हो गया और कई चीज़ें, कोई बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ये सारा बैक्टीरिया राहु है, सारा बैक्टीरिया राहु है। इसमें से जो जीवाणु हैं उसको आप बृहस्पति से डिनोट कर सकते हैं और जो कीटाणु हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो तो शनि के हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं और हैं वो राहु से। केतु का स्वभाव होता है सब तरीके से वाइंड अप कर देना और ऑल ऑफ सडन कर लेना, संसार से उपराम कर लेना। ये केतु का स्वभाव है। राहु का स्वभाव है संसार में धकेलना, जितना धकेला जा सकता है धकेलना। जिसका बोलबाला आजकल ज़्यादा है, बचपन से लेकर के बच्चों में देखने में आ रहा है कि मोबाइल की जो तरंगे हैं वो राहु है। तरंगे दिखाई नहीं दे रही पर राहु है। बड़ा बड़ा जो दिखाई दे रहा है आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी चीज़ें, सब राहु है। ये मल्टीप्लेक्स कर देता है। जिस किसी ग्रह के साथ जुड़ता है उसको मल्टीप्लेक्स कर देता है। अच्छी बात है।
और मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है कि आदमी को खुद को नहीं पता होता मैं हूँ क्या रहा है। केतु उसको छोटा कर देता है, कट कर देता है। किसी जातक की कुंडली में, नक्षत्र में अगर केतु का प्रभाव है तो उसकी आंखें बड़ी सुंदर बनाएगा, उसमें तिकोनापन ले आएगा, ध्यान साधना के काम आ सके। और दूसरे ग्रहों का रोल है, जैसे मंगल का रोल ज़्यादा है तो वो दाढ़ी रख लेगा, और मंगल के साथ राहु जुड़ गया है तो दाढ़ी छोटी छोटी रखेगा, मूछ रख लेगा। और अगर वो जैसे शुक्र और बुध का जुड़ गया तो बिल्कुल क्लीन शेव हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। इसी तरह से भौं का है, कानों का है, नाक है, तो बॉडी लैंग्वेज से भी पता लगता है, शरीर को देखते भी ये किस किस ग्रहों से प्रभावित है। परिणाम क्या होता है, हम थोड़ा अध्ययन करें अपने पे, तो जो फालतू का अध्ययन इधर उधर एनर्जी लगाते हैं बातें करने में, वो इसमें लगा लें तो कम से कम अपने से परिचय प्राप्त हो सकता है शारीरिक तौर पे। तो बाहरी आवरण से परिचय होना, फिर बाहर से अंदर की ओर परिचय होना स्वयं से, तो वह ध्यान से संभव है। अध्यात्म में रास्ते पर जाना पड़ेगा। होरोस्कोप से हमें ये पता लगता है कि हमारे जीवन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जाने की संभावना है, और हमें अपने आप को इस ट्रैक पर लाना है ताकि बिना कोई परेशानी के हमारा जीवन पूरी तरह से नैसर्गिक तरीके से पूरा बीत जाए। और उस दौरान जो अनुभव होंगे उसके दो हिस्से बनेंगे, स्वीकार करें या ना करें। जब भी कोई घटना घटती है तब ये चीज़ें जानकारी में आती हैं, इतने साल से भी परेशानी आ रही है या शारीरिक दोष है या कोई रोग पैदा हो गए हैं। अगर इसके बेसिक फंडामेंटल पे बात चले जाए तो समझते ही अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा को भी एक समझने की चीज़ है, पूरी तरह समझ नहीं सकते, उस और हल्का फुल्का भी एहसास अगर होता है तो हमारा जो बरसों पुराना मानसिक पटल पे एक अज्ञानता भरा वातावरण बना हुआ है, डर का, भय का, वो खत्म हो जाएगा, निडरता आ जाएगी, साहस पैदा हो जाएगा। जो होरोस्कोप की प्रतिशतता का 1/3 हिस्सा होता है, यानी सारा कुछ ही होरोस्कोप में जो लिखा गया है ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। वहाँ से हमें गाइडलाइन मिलती है भी, ये हमारा जो वर्ल्डली पाथ है वो ये है। तो वर्ल्डली पाथ के साथ में स्पिरिचुअल पाथ भी देखना आना चाहिए। उसको देखने के लिए हमें केतु या बृहस्पति की मदद लेनी होती है, वो क्या डोनेट कर रहे हैं। अगर वो हमें समझ में आ गया तो यकीन करिए आपके दिन भर में जो घटनाएं घटेंगी उसको आप सरलता से लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा ही होना था, इससे अच्छा कुछ और होने वाला होगा, तो इसलिए ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, इस भाव में रहेंगे, परिणाम बड़े शानदार आएंगे। क्योंकि आंतरिक तल उसी वक्त शांत मौन में हो जाएगा। मौन का मतलब ये होता है विचारों का प्रवाह बिल्कुल बिल्कुल मिनिमाइज, और चेहरे पे, शरीर पर हलचल जो दिखाई देती है उसमें भी इतनी कमी आ जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं हर वक्त अपने स्थल पर जहाँ पे आप हैं। उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, और वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला भी, कोई विचार भी आ गया तो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई कहने वाला आ गया तो भी नहीं होंगे, ना किसी की वाणी से होंगे। अब वाणी बुध ग्रह की होती है, अब कुंडली का सेकंड भाव वाणी को डोनेट करता है, और स्वाद भी बोलते हैं, भोजन का भी होता है और परिवार का भी होता है, और खुद की मेहनत से जमा पूंजी का भी, वो खुद की मेहनत से कितनी पूंजी संरक्षित की गई है, कितनी बचाई गई है, उसका भी होता है। और साथ में मृत्यु तले कष्ट देना, वो भी उसका होता है। अभी नेगेटिव, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव बराबर, जब हम स्थूल की बात करेंगे तो हर चीज़ का, हर ग्रह का नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। तो जब पॉजिटिव हम बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिविटी का हमें एहसास होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे अंदर वैसी घटनाएं घट जाएंगी सोचने में। और अगर हम दोनों के ऊपर ही एक ऐसा वातावरण बना लें भी दोनों ही ठीक है अपने अपने जगह पे, हमें एक्टिवेट किसको करना है, तो एक फार्मूला जिससे बताया जाता है, कई बार बताया गया है, वेयर अटेंशन गोज सोल एनर्जी विल फ्लो, एंड वेयर एनर्जी विल फ्लो थिंग्स विल ग्रो।
तो जहाँ जहाँ हमारा इंटेंशन, जहाँ हमारा अटेंशन जाएगा तो एनर्जी वहाँ फ्लो होएगी। अब पॉजिटिविटी को देख के हम बात करें या नेगेटिविटी को देख के बात करें, दोनों के ही परिणाम वैसे ही मिलेंगे जैसे आपके इंटेंशन से एनर्जी भेजी गई है। ये आध्यात्मिक पहलू हो गया। जनरली धार्मिक स्थानों पे लोग पाठ पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ये बहुत अच्छा एक अनुभव भी है और साथ में उनका विश्वास बढ़ता है और उसकी जो तरंगे पैदा होती हैं कुछ समय के लिए उसको संसारिक नकारात्मकता से बचाती हैं। 24 घंटे में अगर 15 मिनट आधा घंटा भी किसी ने कीर्तन किया, पाठ किया या भजन की बात की या 1 घंटा किया तो वो उसकी व्यक्तिगत धरोहर है, तो उतने क्षण तक के लिए संसार की गतिविधियों से थोड़ा अलग माना जाएगा। एक अच्छा ध्यान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं, इससे हो गया। परंतु इसके लंबे अभ्यास में जाकर के फिर मौन होना ही पड़ेगा। वो किस जन्म में होता है पता नहीं, क्योंकि ये तो बाहरी है ना, हम बाहरी आचरण में आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बाहरी आचरण में आ रहे हैं। जब शांत हो जाएं, बिल्कुल ही सारे द्वार बंद कर लें अपने, वाणी से, आंखों से, कानों से, इंद्रियों के सबके द्वार बंद है और स्किन जो हमारी सबसे बड़ी डायलिसिस का एक फैक्टर है वो भी एक प्रकार शांत रहे। जैसे अभी को पसीना आ रहा है तो ये नेचुरल डायलिसिस हो रहा है। आपको सुनने में आश्चर्य हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा उपक्रम है ये। तो नेचर के साथ, नेचुरल वे के साथ, नेचुरल जो सिस्टम बना हुआ है कायम व्यवस्था के तहत, उसके साथ हम जब अपने आप को जोड़ते हैं तो एक प्रकार से गदगद होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, प्रभु तेरी जो ये कायम व्यवस्था है इतनी गूढ़ और इतनी सुरक्षित और इतनी सरल है कि समझ से परे हो गई है। गूढ़ तो उसके बारे में सोच सोच के नकारात्मकता में बना लेते हैं। जनरली सरल रहे, कुछ व्यक्ति मिलेंगे आपको, जीवन में मिले भी होंगे, जो बड़े सरल से रहते हैं, उनकी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए ठीक है, जो होगा मंजूर है। कोई खास प्रयास नहीं करते अपनी जिंदगी के अंदर, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ठीक है जो हो गया आ रहा है बढ़िया है। उनकी लाइफ को अगर देखेंगे तो अंतिम क्षण तक वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, वो नेचुरल डेथ को प्राप्त करते हैं। जबकि दूसरे उथल पुथल ज़्यादा करके या अपनी कंपेरिजन करते हुए अपने जीवन को खतरों में डालते हैं जानबूझ करके। यानी घटना तो घटनी है वो तो ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो शरीर शमशान घाट के जो जाने वाला होता है उसको पहले से भेज देते हैं। तो जो श्वासों का जो रेला है या उसकी जो संख्या है वो फिक्स होने की वजह से शरीर छूटता नहीं है जब तक कि आपका पूरे श्वास खत्म नहीं हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति को भी समझना जरूरी है। तो जितना हो सके शरीर में विजातीय तत्वों का प्रवेश ना किया जाए, एक्सटर्नल मीन्स ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, लिमिटेड हो, करने मजबूरी है। भोजन खाना है तो भी वनस्पति को से लेकर चलना पड़ेगा। आजकल बीमारियां जो हैं भोजन से ज़्यादा फैल रही हैं, तो उसका सरल सी बात है कम खाया जाए। कम खाने से हमारी जो शरीर की पाचन क्षमता है वो उसको जल्दी से हजम करके फ्री हो सकती है, तो उसके दुष्परिणाम कम मिलेंगे। उम्र के हिसाब से जो सिस्टम बना है उसमें तो होंगे पर कम ही होंगे। पेट भर के खाना खाना और 2-3 बार खाना दिन में और बिना कोई फास्ट रखना शरीर के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करने के बराबर है। शरीर की सारी एनर्जी खाने को हजम करने में लग गई, ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है सारा डिस्टर्ब कर दिया। और मज़ेदार बात देखने में आती है, जो खाने का जो अंतिम मिक्सचर रस बनता है वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होता है। जनरली खाने में 2 या 3 चीज़ें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। और 6-7 तरह के आइटम को हम यूज करते हैं और वो जा करके फिर कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट होते हैं। लंबे व्यास में जा करके वही जो आप लोगों ने किया हुआ है शरीर उसको स्वीकार नहीं करता, उसको बाहर दे देता है। बाहर निकालने में उसकी जो मेहनत लगती है उससे शरीर की हड्डियाँ मसल्स कमज़ोर हो जाती है, उसका रिप्लेनिशमेंट का पता नहीं है। फिर टेस्ट कराने में पता लगता है ये हुआ या वो हो गया। धीरे धीरे लंबे व्यास में इसके भी इग्नोर कर देते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी बीमारियां का रूप पैदा करती हैं। तो बड़ी बीमारियां जिस देखने वाली होती हैं वो कुंडली का 8वां घर होता है, जो पीड़ा देता है उसका नाम है पीड़ा का घर। पर ये तो नेगेटिव पार्ट हो गया।
पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? अध्यात्म की गहराई में जाना, अकल्ट साइंस को समझना, पढ़ना, उसकी तरफ आदमी का रुझान का होना गजब का। यानी एक तरफ तो वो, एक तरफ ये। जनरली आदमी देखता क्या है? निचाई को देखता है, ऊंचाई देखता कहाँ है? कितने लोग हैं जो आकाश को देखते हैं रोजाना? इधर बगल में, अगल बगल में देखा, सामने देखा, नीचे देखा, बस काम चल गया, जिंदगी पूरी हो गई। आकाश को देखने लग जाएंगे, अभ्यास लगाएंगे सुबह रोजाना 15 मिनट 10 मिनट, तो परमात्मा की तरफ उसका जो एहसास है होना शुरू हो जाएगा, तुरंत होना शुरू हो जाएगा, आंखें खुली करके आकाश तक तब भरपूर हो जाएगा। उसके साथ में थोड़ी स्थिरता वाला भाव, तरंगे पैदा हो जाएंगी। ये सारा कुछ किया जा सकता है समझ आने पे, क्योंकि आदमी बाहर की ओर दौड़ लगा रहा है, अंदर की तरफ देखता ही नहीं, अपने आप को चेक ही नहीं करता। तो जो बाहर है वो अंदर भी तो है। और ये बात जरूरी है, प्रासंगिक है कि पैसा कमाना है जिंदगी को चलाने के लिए। मैंने तो यहाँ पे महसूस किया है कि आपके पास एक लेवल तक पैसा अगर नहीं है तो आपकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। और तो अगर आप आंतरिक तौर पर संतुष्ट हैं, भरपूर हैं, परमात्मा के संगत में रहना पसंद करते हैं और अपनी नेक नीति से पैसा कमा रहे हैं, और जो आ रहा है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं और उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, तो आप भाग्यशाली श्रेणी के व्यक्ति हैं। भीड़ को क्या कर रहा है? भीड़ राहु ग्रह की होती है, वहाँ दिमाग थोड़ी होता है। अकेला तो यूनिक होता है, पावरफुल होता है, अपनी योग्यता से कुछ भी कर सकता है। देख करके अपने आप को उन जैसा बनाना ठीक है, आज का युग चल रहा है वैसा, परंतु इसके परिणाम भी तो सभी के लिए बराबर नहीं होते। तो ग्रहों के परिचय को लेकर करके ये जो टॉपिक था अपना, इसमें कभी मौका मिले, जैसे आजकल चंद्रमा दिखाई दे रहा है आकाश में, तो तारों को देखिए, नक्षत्रों को देखिए। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, अभी 13 डिग्री और 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। 3 समूह नक्षत्र बनते हैं 13 डिग्री 40 मिनट का, और 3 डिग्री 20 मिनट का उसका एक खंड होता है। आगे चरण जो बोलते हैं, आगे 4 चरण होते हैं। तो उनको देखने भर से ही इतनी तृप्ति मिलती है, इतना राहत मिलती है, आदमी उसी वक्त सारे दुख तकलीफ भूल सकता है। बहुत बड़ा प्रयोग बता रहा हूँ। रोजाना आप 10 मिनट 5 मिनट आकाश को देखिए, ध्यान भी साथ ही साथ हो जाएगा, और आपका बैलेंस बनाने का जो प्रैक्टिस है वो भी साथ ही साथ हो जाएगी। जब आप देखेंगे खड़े होकर के, तो शरीर को भी तो गिरना नहीं चाहिए ना, वो बैलेंस बनाना चाहिए। तो ध्यान की प्रकाष्ठा, योग भी साथ में हो सकता है, और उसको महसूस करिए, तो आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा जिसका अंदाज़ा शब्दों में बयान नहीं कर सकते। त्राटक भी कर सकते हैं चंद्रमा से, जब पूर्णमासी का दिन हो, एक दिन पहले, एक दिन बाद में, 3 दिन आप 1 घंटा पौना घंटा जैसे अच्छा लगे, कुर्सी में बैठ जाइए, किसी आसन में बैठ जाइए, कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, तो एक टक देखते रहिए बिना परख बंद किए। और आप देखिए अभ्यास में जाके के जैसे ही 4-5 पूर्णिमा निकलेंगी, आपको आपके पानी का जो अट्रैक्शन है चंद्रमा के साथ में, एक एक अच्छा सा संवाद स्थापित होगा, और उस वक्त आपकी जो हाई एल्टीट्यूड की एकाग्रता बढ़ जाएगी, और आप अंदर की आवाज़ सुनने लग जाएंगे, जिसको परम संगीत बोलते हैं। आपके खून की आवाज़, आपके शरीर में जो जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उन सब को आप महसूस कर सकते हैं। शर्त यह है कि बिखरी हुई एनर्जी जो है हमारी 10 द्वारों पर, उनको समेट करके किसी एक द्वार पर लगाएं, या एक तरफ कंसंट्रेट करें। ये पर्पज त्राटक का हो गया। तो ये त्राटक सबसे अच्छा त्राटक बोलते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी में करना होता है। बड़ा सरल तरीका है ये। मोमबत्ती के आगे करना, दीपक करना, तो वो तो बाहरी जो मैन मेड आइटम्स का हो गया। ये नेचुरल वे में हो गया, तो ठंडक प्रदान करने वाला है, इसमें नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, कुछ समय के लिए तकलीफ होगी, लगातार आंखें खोलनी पड़ रही हैं, और पानी बहेगा, पर वो जो सिस्टम होगा उसका एक नज़ारा अलग है। तो आप कर सकते हैं, करना चाहें तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, कोई बंधन नहीं होता।
समय लगभग 9 बजने वाले हैं। मैं सबसे पहले रवि भाई साहब को कहूँगा कि उन्होंने लेख पढ़ा है तो अपने बारे इस लेख के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये चले जाते हैं बीच में, इसलिए इनकी बात को हम पहले रख लेते हैं। रवि भाई साहब आपका स्वागत है, कहिए। रवि जी, आवाज आ रही है मेरी? सभी जने मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। जी सर, आ रवि रही जी, है। हाँ रवि जी, कमिटेड हो गया, हाँ जी, मैं कहीं बिजी हो गया हूँ। आपको आवाज आ रही है? भाई साहब आवाज आ रही है पर मैं कहीं और कमिटेड हो गया हूँ, मैं सिर्फ सुन पा रहा हूँ जी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आप फुर्सत में आए तब आप अपने 2 शब्द कहेंगे 9:30 बजे से पहले। जी अभी इसके ऊपर अभी आधा घंटा पड़ा हमारे पास, जिसमें से लास्ट के 10 मिनट है वो महावीर भाई साहब के लिए रिजर्व है। वो अपनी भाषा से पूरे आज की मीटिंग का या सत्संग का जो भी उनको समझ में आएगा वो साफ निकालेंगे और कुछ संदेश देंगे, अपनी तरफ से कुछ सुधार करने वाली बात वो भी बताएंगे। तो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से प्रभावित हैं, छाया जी से पूछ सकता हूँ मैं? छाया जी, नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आपने तो अनुभव किया है, पढ़ा ज्योतिष को कई बार। भैया मैंने क्लास में, जब आपने एस्ट्रोलॉजी की क्लास शुरू की थी, टॉपिक शुरू किया था हमने, उसके बाद मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी छोड़ी ही नहीं। मैं छोड़ ही नहीं पाए चाह कर भी। और अच्छी बात। टिल डेट मतलब मैं एक्चुअली बिल्कुल मानती हूँ कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है वो एस्ट्रो के थ्रू हुई है। वाह, बहुत अच्छी बात। मैंने क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली मैं कुछ और समझती थी। जब तक कहते हैं ना, हम जब किसी विषय को नहीं पढ़ते तब तक हमें उसके बारे में अधूरा ज्ञान होता है। मैं एस्ट्रोलॉजी को जो समझती थी, और जब मैं पढ़ने लगी और जितना गहरे में उतरती गई, मुझे समझ आया कि ये तो कुछ और है, इसीलिए हम इसको ईश्वर की भाषा कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली आईना है, जो हम कभी अपने आप को नहीं देख पाते ना। एस्ट्रोलॉजी हमें खुद बताता है कि हम है क्या, बहुत जो हम सुंदर, कभी बहुत अपने आप को भी मतलब इस संसार में रह के नहीं समझ पाते। तो मुझे जो एक्सेप्टेंस आई है वो भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आई है, क्योंकि इससे सुंदर। मैंने अपने आप को समझना शुरू किया। मुझे ये नहीं जानना था, ये मेरी शुरू हुई कि भविष्य क्या है, ये क्या, कब होगा, कैसे होगा। वो मेरा पहले इंटरेस्ट होता था, जिसमें अब ये इंटरेस्ट होया है कि मैं यहाँ पर करने क्या आई हूँ, मेरी जो सोल बहुत जर्नी सुंदर, है, बहुत कि सुंदर। मेरे यहाँ पर पेंडिंग कर्मा है क्या। ईश्वर ने मेरे को जो लिख के भेजा, ये सर्टिफिकेट है जो ईश्वर की तरफ से मिला है कि आपने ये किया और आपको ये सब सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी कुंडली को ये मानती हूँ कि ये मेरा सर्टिफिकेट है। और जब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं ना, इसको जितना जानने लगते हैं, ये इतना खूबसूरत विषय है कि मैं इसको चाहना तो क्या, मैं इसको कभी इग्नोर ही नहीं कर पाई। मेरा और चीज़ों से इंटरेस्ट इतना कम हो गया कि अब हर वक्त मेरे ख्याल से कोई मेरा दिन ऐसा नहीं निकलता, और ट्रैवलिंग करते हुए तो 100% है कि मैं एस्ट्रोलॉजी ही सुन रही होती हूँ। बहुत इतना सुंदर, डीप है, और इसने मेरा जीवन के लिए पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया कि मैं कैसे जी रही थी। और एस्ट्रो ने मुझे वो राह दिखाई कि मैं कहाँ गलत हूँ, और मुझे सबसे पहले अपना पर्पस समझ आया। मैंने उसके बारे में ढूंढती गई कि जब ये था कि हम कहते हैं हमारा पिछला जन्म भी यहीं रिफ्लेक्ट होता है, और हमें हमारा अगला जन्म हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। वो चॉइसेस, जो कंडीशंस हमारे सामने आएंगी, और हमारी जो चॉइसेस, 2 चॉइसेस हर चीज में मिलती हैं जो हमारा कर्म निश्चित करता है। लेकिन उस चॉइसेस में से हम सही चॉइस कैसे करते हैं, ये हमारी ग्रोथ पे डिपेंड करता है, हमारी मेंटल ग्रोथ पे। हम तो नॉलेज हमें जो ग्रोथ देती है, और जैसे ही हम अपनी कुंडली, मुझे लगता है अपनी कुंडली के अनुसार, क्या अपने जो हम ईश्वर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जब हम चलने लगते हैं ना, तो पता ही नहीं कितनी सारी चीजें तो अपनी आप सही हो जाती है। हमें समझ आता है कि लाइफ हमारी पहले से बहुत सरल हो गई है,
लेकिन ये एक टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं अब समझ आया कि जितना मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि पता नहीं आगे के जितने भी साल हैं मैं इसको कभी नहीं छोड़ने वाली, लेकिन जितने भी साल मैं इसको पढ़ती रहूंगी उसमें शायद मैं इसको पूरा कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोई नहीं कर इतना पाया आज होगा। तक। मैं अपने आप को जो जानना चाहती थी ना अपने बारे में, जो मेरी अपनी खोज थी, जो मेरा एक सवाल निकलता था, वो अपने आप को जानने के बाद मेरे को जो अपने बारे में पता चला कि एक्चुअल में मैं, मुझे ही नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। मुझे समझ ही नहीं थी कि क्योंकि हम तो इस संसार में रहते हैं ना, तो लोगों से जो हमारा व्यवहार होता है या हमारा लोगों का हमारे बारे में विचार और हमारा लोगों के बारे में जो विचार होता है, हम केवल उसी को समझते हैं अपनी आइडेंटिटी। लेकिन बहुत कोर जो सुंदर। अंदर से जो हम जब जैसे पैदा हुए वैसे तो अब हम हैं नहीं, क्योंकि वक्त के अनुसार हम बदल गए। तो एक्चुअल में हम क्या है और हमें ग्रह हमें क्या है, हर ग्रह हमें ये सिखाता है कि हम अपना कौन सा कर्म यहाँ सही कर सकते हैं और किस पे हमने काम कर चुके हैं हम। इस तो इससे मुझे इतना क्लियरली जो चीज समझ आई कि आज मैं कहती हूँ कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की राह पे है तो मुझे समझ आया कि ये मेरी डेस्टिनी थी, चॉइसेस मिली थी, लेकिन मेरे को यहाँ पर आना था। और ये मेरी यात्रा यहाँ से आगे कहाँ तक है, मेरे सोल के एक्चुअली जो सोल पर्पस हम बोलते हैं ना हम, कि वो क्या है, वो मुझे जो समझने में एस्ट्रो ने हेल्प की है। अब तो मुझे डिफरेंस नहीं पता चलता कि एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के ही दो पार्ट है, सिक्के के दो पहलू है, ये बहुत अलग नहीं सुंदर। है। बहुत एक सुंदर। तो ईश्वर ने हमें एक ईश्वर ने, आप समझ लीजिए, ईश्वर ने हमें कोई एक बुक दी है कि ये बुक तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम जब इसको पढ़ के अपने आप को समझोगे तो तुम मुझे समझने लगोगे, ये वो किताब है एस्ट्रोलॉजी। तो मुझे कभी इसमें कोई डिफरेंस समझ ही नहीं आया, जब जो चीज ईश्वर की भाषा है वो ईश्वर से अलग कैसे हो सकती है। तो बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जो ग्रहों की खूबसूरती मुझे समझ आया, हम सब अच्छे और बुरे हैं। हम अपनी जिस क्वालिटी पे फोकस करते हैं हम वो ही बन जाते हैं। हमने अपनी अच्छाइयों पे फोकस किया, हम और अच्छे बन गए। ये हमारी चॉइसेस आ गई कि हमने क्या सुनना, कहाँ बैठना, क्या करना पसंद किया। पास्ट कर्मा पे तो है, लेकिन चॉइस हमें फिर भी मिलती है। लेकिन ईश्वर की इच्छा के बिना हम इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ सकते, हम इसके बारे में शायद इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं कर पाते। तो अगर आज मैं सोचती हूँ कि हम इस बारे में, इस टॉपिक पे अगर आज सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने इस लायक कुछ ना कुछ किया होगा जो ईश्वर की नजरों में है कि इनको ये सब आज सुनना है। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड की जो भावना आती है, उससे ऐसे लगता है कि ईश्वर, किसी भी चीज का क्रेडिट हम ले ही नहीं सकते। आज अगर मैं सोचूं कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे आज मिला, ईश्वर तो इतना दयालु है कि कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हमने मांगी और हमें मिली ना हो। ये हो सकता है कि हम उसके लिए अपने आप को कितना लायक बनाते हैं। इतना समझ आया जो कर्म की सही भाषा थी, मैं कर्म के लिए बहुत भटकती थी कि आखिर कर्म है क्या। हम पिछला जन्म लेके आते हैं तो हम याद क्यों नहीं रखते, सब कुछ सही हो जाए ना। और आप मानिए भैया, हर प्रश्न का जवाब मिला और जैसे मिलता गया मेरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे समझ ही आया कि कर्म और धर्म होता क्या है, ये मुझे एस्ट्रोलॉजी ने सिखाया। एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बताया स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, सोल क्या होती है, सोल की जर्नी। जब इस सोल पे निकली तो मुझे समझ आया कि मैंने महसूस करना शुरू किया कि ये दुनिया क्या है, दुनिया को महसूस करना शुरू किया। क्योंकि मैं पहले अपने आप को जानने लगी, हर चीज को एक्सेप्ट करने लगी कि जो चीज जैसे आ रही है, ये जो हम कुछ भी कह ले कि शिकायतें क्यों बंद होगी, हम जो चीज कमा के लाई हूँ, अगर मैं 10 रुपए कमा के लाई हूँ तो मैं 15 की किसी चीज की इच्छा नहीं रख सकती। लेकिन मैं 10 कमाने के बाद अगर 15 के लिए अपना कर्म करूंगी तो निश्चित मुझे कभी ना कभी मिलेगा किसी रूप में। बहुत कर्म की सुंदर। भाषा, अपने रिश्तों के लिए मैं अवेयर हुई इस चीज से, मैं अपने शब्दों के लिए अवेयर हुई, मैं अपने खाने पीने के लिए अवेयर हुई, मैं अपने आप के लिए अवेयर हुई। मैं तो एस्ट्रोलॉजी का, आप यकीन मानिए, मैंने कहीं बड़ी खूबसूरत लाइन पढ़ी जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर ईश्वर आपकी जिंदगी बदलना चाहता है तो या तो आपको अच्छा गुरु देंगे या एक अच्छा ज्योतिषी से मिलाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरी चीज आपकी जिंदगी बदलने में मदद नहीं कर सकता। अगर आपको इसमें से कोई एक चीज मिली है तो आप बड़ी किस्मत वाली, आप समझिए कि ईश्वर आपकी लाइफ में बदलाव चाहता है। और बहुत सुंदर। लकीली हम सबको ये दोनों चीजें ही मिल गई। तो मैं इसके लिए बिल्कुल ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। और अब इतनी समझ आ गई तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती कि मैं इससे कुछ कम लेवल की कुछ चीज करूँ, कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूँ जहां तक मुझे समझ आया कि आगे मेरा कर्म, धर्म, मेरा शब्द, मेरी लिविंग, मेरा एज ए पर्सन, एज ए आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड, मुझे आइडियल ही बनना है।
शायद कहीं ना कहीं ईश्वर ने कुछ उम्मीद रखी होगी, तभी आज हमें ये सब ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि ये ज्ञान भी किसी को नहीं मिलता। आज मिलता बहुत है तो सुंदर। मुझे, हमारी सबसे पहले ड्यूटी यही है कि अगर हमें ये चांस मिला, ये चॉइस मिली है, तो हमें किसी भी तरह से उस परमात्मा की नजरों में अगर उसने हमें किसी लायक समझा, तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी यही है कि हम उसको कभी भी गलत साबित तो कर ही नहीं सकते। अगर उसको जरा बहुत सा भी सुंदर। लगा है कि आज हम इस लायक है, तो यकीन मानिए हमें ये चीज सिर्फ समझ आने की जरूरत है, बाकी सब कुछ वो अपने आप ही खड़ा है कहीं पहुंचाने के लिए। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, आपके लिए, सबके लिए इतना ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर कि बस मेरे को इसके अलावा अब कुछ नहीं सोचता। टू बी वेरी ऑनेस्ट भैया, कि मैं और कुछ भी कर लूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। या तो हम ये बात करते हैं और एस्ट्रो पढ़ते पढ़ते कब स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक आ जाता है मुझे पता नहीं चलता, लेकिन इन बहुत दोनों सुंदर। को मैं कभी अलग अलग नहीं कर पाई। मुझे यही समझ आया ये दोनों एक ही है, एक कोई भाषा है और एक एहसास है, लेकिन दोनों ईश्वर से जुड़ी है। क्योंकि बहुत पहले सुंदर। दोनों की यात्रा अपने आप से शुरू होती है। एस्ट्रोलॉजी भी पहले आपको अपने बारे में बताएगा। मैंने हम्म, अपने आप को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद इतना चेंज किया कि वो हम्म, चेंज के बाद मुझे लगता है मुझे वो स्पिरिचुअलिटी की भावना आने लगी, क्योंकि थोड़ा तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना था ना उस लेवल पे आने के लिए। तो वो हम्म, इम्प्रूवमेंट से जो मेरी यात्रा शुरू हुई, मुझे पता है कि बस अब मुझे पहले मैं डरती थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब मुझे यकीन होता है कि मैं इम्प्रूवमेंट तो ला ही सकती हूँ पहले से बहुत अच्छी तरह। और आपकी गाइडेंस है, कभी भी कुछ लगता है, लेकिन इच्छाएं ना बदल गई हैं। अब इच्छाएं हाँ, इस धरती के लिए ये नहीं है कि मेरे को इस जन्म में क्या मिलेगा। अब मैं हम्म, एस्ट्रोलॉजी के लिए सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि आज तक इतने जन्म ले लिए, पता नहीं कितना जन्म, कितनी यात्रा की, मुझे हम्म, नहीं पता, लेकिन वो यात्रा का पर्पस कभी सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैं एक यात्रा में ही घूम रही हूँ, एक लूप में फंसी हुई हूँ। उसी लूप में जन्म जी रही हूँ, मर रही हूँ, जी रही, एक लूप है। उसका हम्म, कहीं से बाहर निकलने का जो रास्ता नहीं मिल रहा, ये हम्म, रास्ता बाहर का है, ये भी मुझे अभी समझ आया है। बहुत और सुंदर, बहुत इसीलिए सुंदर। ये जब ये समझ, जो चीज समझ आती है, जब मुझे अपने आप को मैं समझी हूँ, तभी इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है। जब मुझे ये हम्म, चीज समझ आई है कि इस लूप से निकल रहा है और मैं किसी एक लूप में हूँ, समझ आने के बाद ही तो मैं उसके ऊपर कार्य करूंगी, उस पर काम करना शुरू करूंगी। तो हम्म, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी एक जीवन जीने का सही ढंग है। एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, आप इसको कोई भी भाषा दीजिए, अगर इन दोनों में से कोई भी एक हमारे जीवन में है सच्चाई से, एस्ट्रोलॉजी को जैसे ईश्वर ने जिस पर्पस के लिए बनाया उस पर्पस के लिए, इसके लिए नहीं कि मेरे को किसी ग्रह का उपाय या किसी सिचुएशन के लिए कोई उपाय चाहिए, वो ना मान के एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी की तरह ही पढ़ा जाए कि क्या चीज सही है और क्या है, कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो यकीन माने हमारा जीवन जीने का आगे वाले जन्म भी हमारे सबके इससे अच्छे ही है। बस भैया एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं बता पाएगा। आप एक्सलेंट आपका अनुभव है। और आप ये जो विल पावर है, आपको एक मैंने लाइन लिखी ना, सब में सबका केतु ग्रह है ना, जो चंद्रमा से जुड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा चंद्रमा से केतु का प्रभाव रहेगा, उतना एक्सेलेंसी के अंदर वो अध्यात्म में होगा, क्योंकि केतु एक्सट्रीमली अध्यात्म का सिरमौर रिप्रेजेंटेशन है और झंडे का कारक भी है। संसार में वो झंडा दिला देगा, बड़ी गाड़ी दिला देगा, बड़े मकान में बिठा देगा, आगे झंडा पावर दे देगा। वहाँ लोग दुरुपयोग करेंगे तो फिर राहु पकड़ लेगा उसको। तो वहाँ से इतनी ऊंचाई पहुँच गए संसार में, तो उसके बाद अगर अध्यात्म भी उसके अंदर जीवन में आ जाए, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करूँ मैं, लाल बहादुर शास्त्री की बात करूँ, ऐसे महान विभूतियाँ बहुत सी हैं जिन्होंने जीवन में संसार को भी जिया और अध्यात्म को भी जिया। तो उसके परिणाम या परिप्रेक्ष्य में देखें, गुरु नानक साहब हैं, कबीर जी हैं। अब इनके थोड़े पारिवारिक दृष्टिकोण पीछे देखेंगे तो समझ में क्या आएगा। जिसको परमात्मा सेलेक्ट करता है, सबसे पहले उसको संसार से बड़ी पीड़ा दिलाता है, यानी उसका 8वां घर ऑपरेट करा देता है। 8वां घर पीड़ा ही होती है। कदम कदम पे धोखे, झूठ फरेब का सामना करते हुए, दुख तकलीफ लेते हुए उसको आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे दुख तकलीफ झेलता जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में एक प्रकार की ना, एक प्रकार से स्थिरता इस बात की सहन शक्ति में आ जाती है कि वो फिर उसको कुछ नहीं समझता, उसको पार कर जाता है। और जैसे ही पार करने लगता है तो एक लेवल आता है हर चीज़ का, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट भी होती है। वहाँ से फिर यूनिवर्स उसको उठाता है और ऑल ऑफ सडन उसके
उसको मॉडिफाई कर देता है, रूपांतरित कर देता है जो पहले नहीं था, और बैक गियर नहीं लगती फिर एक बार जब आ जाता है। इतनी सी झलक मिल जाए ना उसको जीवन में कि मैं कौन, और इससे पहले मैं क्या, पहले मैं क्या, मैं कौन, फिर मेरा इस धरती पर आने का पर्पज, इतनी भीड़ में से जैसे ही मैं क्या, मैं थोड़ा शरीर की गतिविधियों को समझेगा, फिर आत्मा को समझेगा मैं कौन, और फिर पर्पज समझ लेगा, तो सारे रिश्तेदार समझ में आ जाएंगे उसको, सारा संसार समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को समझ चुका है। फिर अपनी भूमिका ढूंढेगा कि मेरी भूमिका इसमें क्या है, और हर बार सुबह से लेकर रात तक वो अपनी भूमिका ही ढूंढता रह जाएगा, दूसरी भूमिका पे कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा करेगा, उसको सिखाने का कोई लेना देना नहीं है उसका। सीख जाए तो अच्छी बात, बीच में बात चल पड़े तो चला करके इंटरफेयर भी नहीं करेगा, ये स्वभाव बन जाएगा। अब इस स्वभाव वाले व्यक्ति का मतलब ये हुआ, ये भी बहुत बड़ा उपकार है। हम कहते हैं भाई हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, कारण उन्होंने हमारी किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस में इंटरफेरेंस नहीं किया। अदरवाइज बोल बोल करके, सुझाव दे दे करके, मतलब के बिना जरूरत के अगले को वो परेशानी में डाल देते हैं। और कानों के लोग ज़्यादा कच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते खोजबीन करने के लिए, क्योंकि जो बोला जाता है ना वो जरूरी नहीं सही है, इसको फाइंडिंग जो है उसको फैक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे खुद को। जो किया जाता है, जो दिखता है वो भी सही नहीं है, वो भी इल्यूजन होता है, उसको भी हमें अपने विवेक से जांच करनी पड़ेगी पीछे बैकग्राउंड में क्या है। जब तक इतनी दृष्टि हमारी खुद की प्रांगत नहीं होएगी ध्यान के माध्यम से, तब तक हम दूसरों के राय बनाने के हकदार नहीं हैं। हम पहले अपने बारे में फिर दूसरों के बारे में बनाना आसान हो जाता है, और राय तब तक ना बनाई जाए जब तक कि लेबलिंग तब तक ना लगाए जब तक कि हम खुद उस लायक ना हो। जब यहाँ तो 2-2 मिनट के ऊपर ही सारांश ले लेते हैं, थोड़ा सा मिले बहुत अच्छे हो, खराब हो 1 मिनट में, तो जो पहले भी था वो भी गलत था, अभी भी गलत है। यानी आपकी वो दृष्टि गहरी नहीं है जो आपको इस लेवल पे ला सके। तो दृष्टि गहरी करने के लिए पहले तो देखना होता है इस वक्त कौन सी महादशा मेरे जीवन में चल रही है, उसका प्रभाव क्या है, वो किस नक्षत्र के ऊपर अपना रोल अदा कर रहा है, और वो खुद कहाँ प्लेस है कुंडली में, उसके भाव, उस पर दृष्टि दूसरे ग्रहों की, और उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाव के अनुसार, राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार। तो उसके बाद फिर वो एक कंक्लूजन निकलता है, अभी इस पीरियड में इस प्रकार की टेंडेंसी हमारे लिए अवसर तैयार पड़े हुए हैं, हम इसको क्या करना है नहीं करना है वो चॉइस का विषय बन जाता है, कितना करना है वो भी उसी का बन जाता है, तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। अगर आदमी बिल्कुल उसी लय में चलता है तो सारे ग्रह नक्षत्र नॉर्मल हो जाते हैं, कोई खराब नहीं होता, सब ठीक होते हैं। उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जैसे राहु की मात्रा बढ़ गई, हमारे पास एनर्जी संभाली नहीं गई। यानी आज एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, किसी की पर डे 1 लाख रुपए खर्च करने की क्षमता है, उसको रोज के 10 लाख रुपए इनकम शुरू होगी, तो कब तक जिंदा रहेगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। 5-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इतना पागल हो जाएगा, करूँ क्या मैं इसका, क्योंकि राहु बहुत सारा दे दिया, संभाल नहीं सकता वो। अब उसका नकारात्मक पार्ट शुरू हो गया, तो उसके लिए तैयारी करनी थी, तैयारी नहीं है, अभ्यास नहीं है, क्योंकि सोच छोटी रखी हुई है। इसी प्रकार अध्यात्म के अंदर भी है, ध्यान से एनर्जी डेवलप होगी, आप एकाग्र हो गए, अब इसका क्या इस्तेमाल करोगे, समाज सेवा में लगाओ, चैरिटी करो, लोगों के साथ बैठ के उनके जीवन की बातें सुनो, उनको कुछ अच्छा बता सकते तो बताओ, नहीं बता सकते तो कम से कम आप खुद ठीक ठाक रहो, एनर्जी को अपने ऊपर इस्तेमाल करो, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे करेंगे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। वो यात्रा और वो अनुभव आपके व्यक्तिगत धरोहर हैं, आप खुद उसके बाद कह सकेंगे भी पर्टिकुलर आइटम इस ग्रह से जुड़ी हुई है, तो आपका खुद का ग्रंथ तैयार हो जाएगा। यानी ग्रंथ जो बने हुए आज तक जो बोला गया है, जब मेरे द्वारा लिखा गया, वो फाइनल थोड़ी है, इसके बाद भी तो बहुत कुछ बना हुआ है, सबकी यात्रा अलग अलग है। तो ध्यान से सारा ज्ञान जो अंदर से बाहर निकल के आता है उसकी प्रभाव मिल जाएगा, और फिर आप हर स्थिति को ऐसे महसूस करेंगे तो कोई खास बात नहीं है, हो जाएगा। अब ये शब्द बोलेंगे हो जाएगा, तो खास बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं अक्सर ये देखता हूँ, पॉजिटिविटी ज़्यादा देखता हूँ, नेगेटिविटी बहुत कम, माइल्ड शब्दों में बताता हूँ, ताकि वो इसके ऊपर लेबलिंग लगा के भयग्रस्त ना हो जाए। पहले से बेचारा भयग्रस्त है, उसको मैं क्या बताऊँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई इस तरीके से करता हूँ ताकि वो बेचारा परेशान है। उस परेशानी में सबसे पहले सपोर्ट चाहिए, उसको मानसिक सपोर्ट चाहिए। कौन देगा? जो देने वाले हैं वो खुद ही नकारात्मकता में हैं, और उसको पास
उपाय भी ऐसे बता देते हैं जैसे वो बाहर वाला खेल हो, अरे वो आप उसको आंतरिकता से जोड़िए, सबसे बड़ा उपाय है। चाबी उसके पास है, तिजोरी उसके पास है, तो तिजोरी चाबी लगानी कैसे है सिखा दीजिए, बस हो गया काम, अपने आप खुश रहेगा, बजता रहेगा, अपना खिलौना चलाता रहेगा। वो करने के लिए खुद को उस लेवल पे लाना है, बिल्कुल ऑनेस्टी से, पारदर्शिता भावना में आना होगा। और जैसा उस लेवल पे आ जाते हैं तो परमात्मा की शक्तियाँ प्रभावित होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप जब उसी की सृष्टि से जुड़े हुए हैं तो वो उसका एक फार्मूला है जो कभी किसी टाइम मैंने पढ़ा था कि वो कहता है आई लव दोज हु लव्स माय क्रिएशन, जो मेरी रचना से प्यार करता है मैं उसको, वो मेरे लिए प्यारा है। अब इस लाइन में सारे ग्रंथ समा गए, इस लाइन में सारा कुछ संसार समा गया, इस लाइन में सारा कुछ जीवन का पार्ट समा गया। मैं उसी को प्यार करता हूँ या मेरे लिए वो प्यारा है जो मेरी क्रिएशन के साथ वैसा व्यवहार करता है। अब क्रिएशन में पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सब आ गए, चांद तारे सब आ गए, उसी क्रिएशन है। तो उसी क्रिएशन के साथ हम आत्मसात कर लें, उसके साथ वैसा हम महसूस करें कि परमात्मा में देख रहा है और वो शक्तियाँ इधर प्रवाहित हो रही है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, सारा कार्य हो रहा है, एक गवाह के तौर पर मैं उसको महसूस कर रहा हूँ निमित्त होकर के। तो उस कार्य में झलकेगी दिव्यता और वो कार्य वो वाणी सिद्ध हो जाएगी जो ब्रह्मांड में जाएगी। ये मेरे अनुभव है, जो मैं महसूस करता हूँ, बात करता हूँ, पता नहीं किस मोड में बैठा होता हूँ, दोबारा मैं बोल भी नहीं सकता वो चीज़, मुझे खुद को भी पता नहीं लगता मैंने क्या बोला होगा। तो वो सब चीज़ें इसलिए हो जाती हैं तो हम उस अपने आप को सरेंडर कर दिया उसकी रजा में, जैसा भी वो रख रहा है, जैसा भी वो कर रहा है। अब वो सबके बीच में, हम उसके बीच में हैं, इतने घुल मिल गए हैं कि बाइफरकेट करना मुश्किल है। अब इस बात से अंदाजा लगाइए, जैसे मैंने लाइन बोली बाइफरकेट करना मुश्किल है, इस लाइन में बहुत गहराई छुपी हुई है। बाइफरकेट तो उसको किया जा सकता है जो बनाया गया ऐसे हो, जब हो ही एक ही चीज़ का गुथा हुआ हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं तो बात दूसरी है। हमारी जो सोचने की शक्ति है, विवेक जिसे बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, उसका रोल इसमें ज़्यादा रहता है। तभी बोलते हैं केसर का इस्तेमाल करो, हल्दी का इस्तेमाल करो, ताकि बॉडी के जिन जो इंसुलिन वगैरह, सॉरी ये जितने भी हार्मोन सीक्रेट होने हैं उसमें लीवर बृहस्पति का है जैसे, तो उसमें उसका रोल रहे तो पाचन ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। नीम का प्रयोग करो, सब ठीक कर देगा शरीर में, क्योंकि नक्षत्रों, हर नक्षत्र किसी न किसी पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है, जड़ी बूटी से जुड़ा हुआ है, वो बड़ा विज्ञान है ये। वैसे वैसे पेड़ घर में होने चाहिए, वैसी वैसी व्यवस्था घर में हो, उन तरह के व्यवस्था में अपने आप को वातावरण में डालो, क्योंकि राशियाँ वातावरण बताती है, जो ग्रह होते हैं वो एक लॉजिस्टिक बताते हैं। पीछे जो बैकग्राउंड है आप नक्षत्रों का, वो सोर्स है आपको अनुभव देने का। तो सोर्स के आगे वातावरण, वातावरण के आगे हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम, इसको हम ग्रह नक्षत्रों से समझ सकते हैं बहुत सरल भाषा में। बहुत से एग्जाम्पल के द्वारा दे सकते हैं। जैसे एक और मैं कह सकता हूँ कि वातावरण जैसे भी है, अब उस वातावरण में 3 तरह के वातावरण आएंगे, क्योंकि 2.25 नक्षत्र का गठजोड़ एक राशि बनती है। तो एंट्रेंस में बहुत गर्मी महसूस हुई, थोड़ा सा आगे बढ़े तो थोड़ी सी हवा लू के साथ चली, ठंडक से शुरू हो गई, उसके बाद क्या तो बरसात हो गई। अब 3 नक्षत्र एक राशि में 30 डिग्री में है। जब हम इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, किताबों में नहीं लिखी हुई है कहीं, ना मैंने पढ़ी कभी, मेरे को महसूस होता है कि हम एक्सप्लेन इतने सरल तरीके से करें पब्लिक के पीछे बैठ के, उनको जैसे लगे कुछ है ही नहीं, टफ सब्जेक्ट ही नहीं रह गया, हर चीज़ बड़ी सरलता में समझ में आ जाए, वो भाषा को सुप्रीम माना जाता है। पता है भी ये पीरियड में यहाँ पे जब प्लेनेट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इस प्रकार के परिणाम देगा ही देगा, ये उसका स्वभाव है। आपने क्या करना है, अपने कार्यशैली को चेंज कर लो, ताकि इसके प्रभाव से मैं अपने आप को किस प्रकार कोरिलेट कर सकूँ, कोप अप कर सकूँ, बात खत्म होगी। अब जैसे पीरियड नेक्स्ट शुरू हुआ, जैसे मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा भी यार इस पीरियड से इस पीरियड तक भी यार तू बहुत पैसा आया हुआ तेरे पास, प्रमोशन हुई तेरी, कहते यार ऐसा पता लग जाता है। तो मैं क्या, मैं बैठा हूँ यहाँ पे देख रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, ऐसे करो क्या मैं, कहता हाँ हुआ यार, इसी पीरियड में ही हुआ है। अब बात उसने कन्फर्म कर दी
मेरे अनुभव से मैंने बोला कि इस प्रकार आपका होना चाहिए। अब ये बात 100% लागू नहीं होगी, किसी के साथ नेगेटिव भी हो सकता है, कारण दूसरे नेगेटिव प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा हैं, प्लस उसका खाना पीना रहना और उसका स्वभाव और उसकी चेतना कितनी जागृत है उसको भी निर्भर करता है। जितना बंदा सात्विक होगा इन चीज़ों को ज़्यादा फील करेगा। क्यों? सात्विकता में नेचुरल वे ऑफ लिविंग का एक क्राइटेरिया बना होता है। बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटी में चलते हैं, खाना पीना भी कॉम्प्लेक्स है और फिर कुछ इस प्रकार का है कि जिस सारी शरीर की शक्ति उसमें लग जाती है हजम करने में, तो बचेगा क्या फिर? आप अपने बारे में तो कुछ बचा ही नहीं रहे, कुछ आपने सेविंग ही नहीं की एनर्जी की, बस खा लिए पी लिए संसार में रह लिए, मर खप गए, खत्म हो गए। तो वो जीवन सब लोगों का अधिकांशतः होता है और उनकी ज़िंदगी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ज़िंदगी को वो जीते हैं। बाद में कंप्लेंट्स के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता, लेबलिंग दूसरे पे, गलतियाँ दूसरों की और कंप्लेंट्स, और लास्ट में बोलेंगे मुझे इतना दुख क्यों हुआ और ये क्यों हुआ और परमात्मा ऐसा मुझे देता है और ये और वो, मैं तो मानती नहीं, पहले मानता था नहीं, ऐसा करके बातें करते हैं बड़ी। जब कंप्लेंट से जुड़ी तो उसने कोई इनवाइट किया था क्या मेरी पूजा करो? उसने कुछ कहा था कभी? क्या जरूरी है पूजा करना? आप उसकी जो फिलॉसफी है उसको समझने की जरूरी है। वो हम सब के बीच में श्वासों के माध्यम से रोज अंदर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। इतने नज़दीक होकर के भी हम उसको नहीं महसूस कर सकते। तो जितनी मर्जी आरतियाँ करते रहो आप, जितने मर्जी दीपक जलाते रहो, जितने मर्जी आप लाउड स्पीकर लगा लगा के जागरण करते रहो, जितना मर्जी आप अपना जीवन को समय लगाते रहो, कई कई साल बीत जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, तो मन अभी भी 16 साल का ही टिका हुआ है। अरे तो मन को बढ़ने दो ना, उसको सुमन बनाओ, उसको फिर ऐमन बनाओ, फिर वो तिरोहित हो जाएगा, वो लीन विलीन हो जाएगा। मन का वजूद श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है, इसको समझ लो। मन कहाँ भटकेगा बहन जी? जिसने मन को समझ लिया उसका जीवन उत्सव वैसे ही हो गया। मन को ही तो समझाना है। मन हमारा, इल्ज़ाम दूसरों पे, गलतियाँ हमारी, इल्ज़ाम दूसरों पे, ये कितनी खतरनाक बात है जीवन का। जैसे मैं कुछ दिन पहले बात जो कर रहा था, बात करने से पहले बोलेंगे अरे, और मैं शब्दों पर बड़ा ध्यान देता हूँ सुनते वक्त। तो मैंने कहा ये बार बार जो आप लाइन बोली जा रही है, क्यों? ये जरूरी है बोलना? आप वो नहीं बोल सकते जो बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है वहां पे बोलते वक्त। आप अपने आप को सुन ही नहीं रहे हैं। अपने आप को सुनना बोलते वक्त सबसे बड़ी साधना है मेरी दृष्टि में। जो आप बोल रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो मन आपका सुनने में लगा हुआ है, यानी मन को आपने बाहर भागने नहीं दिया। वाणी से बात निकल रही है, मन सुन रहा है। ये अध्यात्म की सुपरलेटिव लेवल की बात आई है कि जो हम बोले सुने, मन खत्म, मन कहाँ रह गया? तो श्वास के साथ हम महसूस करें तो आपके अंदर समा जाएगा और कुछ यूनिवर्स से जुड़ते हुए ऐसे ऐसे वाक्य निकलेंगे जो, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, साधारण वाक्यों में बात ना भी की जाए, महावाक्य ऑटोमेटिक निकलेंगे। हमारा हर शब्द ग्रंथ की तरह से छप जाना चाहिए, कुछ अलग से कांट छांट भी नहीं हो, वैसे का वैसे छपे, एज इट इज वाक्य महावाक्य बन जाए। बन सकते हैं ना, हम उस रेंज में हैं। सुनने की कला, अपने आप के शब्दों को सुनने की कला, दूसरों को छोड़िए, आप अपने आप को सुनना। और जैसे करेंगे जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ पूरा, तो पूरा परम संगीत में डूबा हुआ हूँ, पूरे ओरा को देख रहा हूँ, आपका ओरा, मेरा ओरा, सबका महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही हल्के होकर के इस लेवल पे बैठा हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता शब्दों में, और ये शब्द अपने आप आए जा रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ। मतलब मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि शरीर के माध्यम से बोल रहा हूँ। मेरा इसमें जीरो है, परसेंटेज जीरो है, मेरा रोल ही नहीं कोई। एक कनेक्शन अपने आप हो जाता है, तो इसको एंजॉय करिए। आज का टॉपिक बड़ा शानदार रहा है। अब 6 मिनट बचे, मैं जी आपका शुक्रगुजार करूँगा, बहुत मार्मिक तरीके से आपने बताया। महावीर भाई साहब से कहूँगा वो अपने शब्दों के साथ में पूरी आज की जो स्क्रिप्ट है उसको किस तरह से देखते हैं, पूरा करें। वैसे तो आज आपने काफी डिटेल में सब चीजें बता दी, और इस पे छाया जी ने जो अपनी बातें कही हैं
उसके कहने के बाद मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ कहने को है। बस 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। जैसे लेख के शुरू में आपने लिखा था कि भई दिखाई देने वाली वस्तुओं पे प्रभाव पड़ता है, तो क्या बाकी पे नहीं पड़ता, जो नहीं दिखती उन पे असर नहीं पड़ता? हाँ, दिखाई देने वाले पे प्रत्यक्ष हो जाता है, और जो नहीं दिखाई देने वाले, जैसे राहु ग्रह को हम डिनोट करते हैं, वो राहु ग्रह भी नहीं दिखाई देता ना, वो भी एक एनर्जी का पुंज है। चूँकि हम उसको राहु बोलते हैं छाया ग्रह, वैसा ही उससे कनेक्टेड देखेंगे तो अदृश्यता में तरंगें सारी हमें दिखाई नहीं देती, तो प्रभाव तो उसपे भी पड़ता है। पर वो प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए शब्द वो लाइनें लिखी गई मेरी। एक आपने लिखा कि कमज़ोर मानसिकता पे ज़्यादा असर पड़ता है। हाँ चंद्रमा की जो कलाएँ हैं कुंडली में, या डिग्री बहुत कम होती है, या जिसका नक्षत्र मिल जाता है उसको राहु का या शनि का, तो चंद्रमा की जो खुद की जो स्पीड है बहुत फास्ट है, और उसको साथ मिल गया लंबी दूरी वाला, तो वो वहाँ पे लुढ़कता रहेगा, यानी पूरी तरह से चल नहीं पाएगा, तो मजबूर हो जाएगा दुखी होकर के। यानी इसमें सुख वाला मामला भी इन्वॉल्व होता है, ध्यान से सुख वाला हो जाएगा, अदरवाइज वो 99% लोग दुख में फिर अपनी ज़िंदगी को डिप्रेशन में ले जाते हैं, इसी बात पे ले जाते हैं। अच्छा, एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे कुंडली के भावों में कई बार एक ही भाव में 2-3 ग्रह होते हैं सूर्य के साथ में, तो कहते हैं ना बाकी अस्त हो गए सूर्य के प्रभाव से। हाँ, इसका ऐसे एक ऐसे इसको मैं कहीं और लिंक कर रहा हूँ, आप बाद में बताइएगा, पहले मैं बात पूरी कर लूँ। तो जैसे दिन भर सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा सबको मिलती है, लेकिन विकास अंधेरे में होता है, विकास दिन में नहीं होता। विकास, इसका मतलब क्या है कि बाकी जो ग्रह हैं वो एक्टिवेट होते हैं सूर्य के ना होने के टाइम पे, ऐसा। आप बहुत सुंदर कह गए बात, तो बहुत सुंदर बात कह गए। इसमें क्या होता है, सूर्य की जो पोजीशन इस वक्त है उससे 8 डिग्री के बाहर कोई बाउंड्री में चला गया ग्रह, तो वो बच गया। 8 डिग्री के अंदर अंदर आ गया, तो वो उसके रोशनी में अपनी रोशनी खो देगा, अपने कारकत्व को, अपने सिग्निफिकेशन को वो खो देगा। उस खोने का मतलब ये हुआ कि सूर्य की शक्ति का प्रभाव ज़्यादा होगा, उसका कम होगा। जैसे अमावस्या का दिन आ गया, अमावस्या से एक दिन पहले, एक दिन बाद में 3 दिन हो गए ना, तो चंद्रमा जो है अमावस्या के दिनों में उसकी खुद की जो कल्पना होती है वो कमज़ोर होती है, क्योंकि वो सूर्य के प्रभाव में दबा हुआ है, उसके ऑरा के अंदर समा गया है, तो उसका खुद का वजूद तो ख़त्म सा हो गया और सूर्य का ज़्यादा है। तो इन्हीं दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि लोग आत्महत्याएं करते हैं, भूकंप आते हैं, और पृथ्वी भी हिलती है, सागरों में भी दिक्कत आती है, वो जो ज्वार भाटा आता है। पूर्णमासी और ये अमावस्या, पूर्णमासी को तो लोग पागल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनका शरीर का जो पानी है वो फिर ऊपर उठता है, तो अंदर सफाई प्रॉपर नहीं होती है, नलियों में, इंटेस्टाइन में, या कहीं कोई अवरोध रहता है, तो वहाँ से ब्लास्टिंग से होती है, फिर आदमी को गुस्सा आता है, गुस्सा करके वो एंग्जाइटी बन जाता है। ऐसा करके ये शरीर की रचना से अगर इसको करेक्ट करते हैं तो आपको प्रभाव स्पष्ट दिखाई देंगे। तो सूर्य की डिग्री से 8 डिग्री ज़्यादा का अंतर है तो सब सेफ है। उसकी बाउंड्री में आ गए तो फिर आप जो ग्रह आया हुआ है उसकी वैल्यू जो है एक प्रकार से मिनिमाइज हो जाती है, शक्तियाँ मिनिमाइज होती है, मर्ज हो जाती है। ऐसे मानो उसके अंदर समुद्र में है ना, समुद्र में सारा कुछ समा लिया गया, तो समुद्र में उसका खुद का तो वजूद खत्म हो गया, समुद्र बढ़ जाता है वजह, ये मीनिंग निकलता है इसका। बाकी शायद जी ने तो 2 शब्दों में ही मतलब कहा, तो उन्होंने काफी डिटेल में, लेकिन उसका निचोड़ यही है कि अगर हम ईश्वरीय व्यवस्था, उनकी भाषा को अगर समझने की कोशिश करें तो सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाता है। बहुत सुंदर बात है। तो इनके ये जितना रोना साथ करती है में ना, समझ, जितने भी अच्छा शास्त्र आपने, हैं, हाँ जी, हाँ जितने भी जी, हाँ शास्त्र धरती पर है ना, उन सब हम्म, शास्त्र में से जो सुप्रीम शास्त्र है, जो सबकी फाउंडेशन है, वो ज्योतिष शास्त्र है। ये परमानेंट है, बाकी में तब्दीली होती रहती है। आपने भी तो कहा ना कि अगर हम प्रकृति की तरफ देखते हैं, जैसे आकाश की तरफ देखते हैं, चंद्रमा की तरफ देखते हैं, तो उसका प्रभाव सुकून देने वाला है। और जब मानव निर्मित चीजों को हम देखते हैं तो उसमें वो वैसी फीलिंग नहीं आती, उसमें
कुछ और ही भावनाएं आती, सांसारिक भावनाएं आती, या तो जैसे ईर्ष्या आएगी, या महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, लोभ आएगा, लालच आएगा, ठीक है ना। लेकिन ईश्वरीय चीजों को जब हम देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो उसमें सुकून की भावना आती है, उसमें जैसे हमें प्राप्ति हो गया, ऐसे फीलिंग नहीं आती कि हमें मिलना चाहिए, ऐसा लगता है हमें मिल ही गया। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये आप ही ने कही, मैं तो इसमें नोट किया है। हाँ, तो तो ये हम जित मैं अच्छे अनुभव की बात बता रहा हूँ ना, जो महसूस करता, मैंने अपनी तरफ से बताया भी, मुझे जो मैं करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, जिंदगी जीता हूँ, वैसे ही बताया मैंने, अपने अनुभव तो बताने हैं। आपके सामने एग्जाम्पल कहाँ से आएगा? तू कर रहा है तो बताएगा, परिणाम बताए जाएंगे तभी पता लगेगा, तभी आप बढ़ोगे आगे। बिल्कुल सही है। हम ये है कि पेड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें मिल ही गया, अब ये हाँ। तृप्ति हो गई, है ना। उसमें लोभ लालच नहीं आता, ईर्ष्या नहीं आती, वो वैसी भावना नहीं आती। और हालांकि वो सबको उपलब्ध है, इसलिए हम्म, ऐसी फीलिंग नहीं आती। लेकिन जो मानव निर्मित चीजों को देखने के बाद क्या आता है कि हमारे पास भी हो, या मेरे पास क्यों नहीं है, या हम्म, उसमें सुकून नहीं मिलता, उसमें हम्म, आदमी को उतना अच्छा महसूस नहीं होता। हम्म, एक आपने संतुलन के ऊपर बड़ा मतलब विस्तार में भी कहा कि भाई ग्रहों को हम समझ लें और हम्म, संतुलन बना लें, क्योंकि बगैर संतुलन के फिर जीवन जो है वो सहज नहीं हो पाता। तो ग्रह कोई भी जिससे हम डरते भी हैं, वो चीज अच्छी बात नहीं। जैसे नॉर्मली होता है कि शनि राहु का नाम आने पे लोग डरते हैं, लेकिन उनका अपना अपना स्थान है, उनका अपना योगदान है। तो जैसे शनि चीजों को हल्के चलाते हैं, तो कई बार तो हमें भी लाइफ में हल्के चलने से लाभ है। कई बार हम्म। ऐसी स्थिति होती है कि हमें अपनी गति कम कर देने में फायदा, रुक जाने में फायदा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं हाँ, आप। हमेशा ही तेज चलते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। और हम्म, कई बार ये होता है कि थोड़ा सा भाई दिखावा भी करना, प्रभाव भी करना जरूरी। जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम चाहते हैं चलो उसको दिखाया जाए, बढ़ाया जाए, इतना हम्म, विस्तार से किया जाए। तो हर ग्रह का अपना महत्व, लेकिन इनमें संतुलन होना जरूरी है। अगर कुछ ज्यादा होंगे और कुछ का हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, तो जीवन में सहजता नहीं आएगी, हम्म। परेशानियां बढ़ सकती हैं। बहुत सुंदर कह रहे हैं आज। और एक बात पिछली बार भी आई थी, आज भी मैंने नोट किया है कि सजगता अगर रहे हम्म, तो ग्रहों के प्रभाव को हम नियंत्रित कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन नियंत्रित कर सकते हैं। तो बुद्ध सजगता सुंदर आना बहुत जरूरी है। सारांश है, तो पूरी बात का हाँ, सारांश है। और ये हम क्या है कि ग्रहों को समझें, उनका क्या प्रभाव है हम्म, ना, और क्या कौन से ग्रह अभी ज्यादा एक्टिव हैं, उसमें हमें क्या करना है, उनके हम्म, दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है, उनके प्रभाव को, अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करना है। अगर ये समझ लें और हम हम्म, सजग रहें, तो हम्म। ग्रहों से हमें लाभ ही लाभ हो सकते हैं। परेशानियां जो है वो काफी हद तक उनको सीमित किया जा सकता है। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, एक्सेलेंट। हाँ, एक आपने ये भी बताया कि भाई अलग राह वही लोग निकालते हैं ना जो इन सब चीजों से हटके चलते हैं। तो इसमें मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे बच्चा आता है हम्म, संसार में, तो हम्म, आमतौर पे परिवार में जैसे उसका पालन पोषण होता है, जैसी उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, तो यही सब सिखाया जाता है। हम्म। तो उसको ये सब ना सिखाया जाए और उसको अपने अनुसार चलने दिया जाए, सिर्फ उसको ये देखा जाए कि भी इसका मार्ग सही हो, आप सिखाने वाला बहुत काम किया हो, कम किया जाए, और सिर्फ मार्ग को, उसके मार्ग को हम निहारें कि ये सही रास्ते पे है, करने दें उसको, तो हो सकता है बेहतर रास्ते पे जाए। बहुत बड़ी बात कह गए हैं। हम उसको कंडीशन करना शुरू कर देते हैं, और यस। कंडीशनिंग में कंडीशन हो जाता है, और वो दोहरे चरित्र में आ जाता है। हाँ। वो अपना चरित्र भूल जाता है, और किसी किसी बिरले को याद आता है, यार मैं तो ये हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, तो फिर वो उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है। हम उसको कहते हैं बेकार है, कहना नहीं मानता, ढीठ है, सुनता नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लेबल लगा देते हैं। वो अच्छा होता है उल्टा, क्योंकि वो कुछ तो सोच के कर रहा है, अपने बारे में कर रहा है, पर करने नहीं ठीक है। देते, समाज करने का देता है, तब तक इस तो लेवल पे पहुंच जाता है, पर खेल खराब हो जाता है। हम्म। तो एक कंडीशनिंग ना होना, ये चीज कैसे हम इसमें लाएं, सिखाएं, ये भी तो बहुत जरूरी ना। ज्यादातर तो कंडीशन कर देते हैं, फिर उसी रास्ते पे वो लोग चलते रहते हैं, और जब तक समझ में आती तब तक काफी जीवन निकल चुका होता है। बहुत सुंदर कह रहे हैं बात आप, ये बड़ा विचारणीय विषय है, इसमें बड़ा शोध की जरूरत है। हाँ नहीं। चर्चा करेंगे इसके तो ऊपर भी कभी बैठ के। और हाँ, तो मुझे लगा, मैं तो अभी ये हर टॉपिक पे महसूस कर रहा हूँ कि
कितना कुछ हम चर्चा कर सकते हैं। टॉपिक दिखने में हमें लगता है कि छोटा सा है, 3 पेज का 2.5 पेज का है, लेकिन जब चर्चा होती है तो आपने काफी कुछ बताया, छाया जी ने बहुत डिटेल में बताया, और सदस्यों को तो आज मौका नहीं मिला, नहीं तो वो भी अपने अनुभव बांटते। तो किसी भी विषय पे अगर हम सजगता से विचार करें तो बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ अपने आप ही चीजें खुलने लगती हैं, जो रहस्य खुलने लगते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन निचोड़ यही है कि भाई सजग रहें, संतुलन बना के रखें, प्रकृति के करीब जाएं और ईश्वरीय व्यवस्था पे भरोसा करते हुए उसको समझने की कोशिश करें, तो चीजें सुलभ और सहज होती जाएंगी। बहुत इन्हीं सुंदर, के बहुत साथ सुंदर। मैं इसको एक्सीलेंट। समाप्त करता हूँ। ये भाई साहब आपका जो ये सारांश बताने का तरीका है ना, बहुत ही एक्सीलेंट है। मैं कहूँगा परमात्मा की विशेष कृपा के अंतर्गत आप सब चीज़ें कह रहे हैं, और छाया जी भी तो विशेष मेहरबान है। बाकी मेंबर भी हैं जो अनुभव के बीच में हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। अगले सप्ताह उन सबको भी चांस दिया जाएगा, बीच बीच में 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का, जो भी होता है। हाँ, देखने का विषय ये है कि आपसे मैं कहूँ तो 4-5 साल पहले की वार्तालाप में और आज की वार्तालाप में आपका जो सारांश निकालने का जो एक विशेष आपके पास एक शक्ति डेवलप हो गई है, जो कम देखने में आती है। तो ये आपकी व्यक्तिगत धरोहर है ये, और बहुत छोटे शब्दों में आप बहुत लंबी बात कह देते हैं। तो ये कोई मजाक बात नहीं है, ये आपको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पहले जब बात करते थे कैसा लगता था, आज बात कर रहे हैं आप कितना लग रहा है आपकी बात करके। तो धीरे-धीरे मैं इम्प्रूवमेंट होती है। मैं तो सब आप सबसे सीख ही रहा हूँ। मैं तो सबकी बातें ध्यान से सुनता हूँ, तो उसी में से सब चीजें निकल के आती हैं। सुनना और फिर उसमें मनन करना, फिर बोलते हुए खुद को सुनना इज द ओनली वे टू इम्प्रूव सेल्फ। नाउ हम इसको वाइंड अप करते हैं परमात्मा की याद में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र एक्सेलेंट, रेज टू द पावर इन्फिनिटी, बहुत अच्छा है। अगला और अच्छा होगा। इन शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, ध्यान में रहें, अपने ही शब्दों को सुनते रहें, जहाँ काम करें वहाँ मौजूद रहें। बस इतना है। और श्वासों के साथ अपना तालमेल बना के रखें जितना बना सकते हैं। यही सबके संदेश के साथ में शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार सर।